जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत की स्थिति क्या है और भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से कवर किया था और आज हम उसी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भारत के ऊपर प्रभाव समझने वाले हैं। तो ये हमारी आज की मेन हेडिंग रहने वाली है। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। अब इसमें भी सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, उसके बाद देशांतरीय विस्तार को समझेंगे। तो भारत पर अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सब हेडिंग है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा पहले हमको समझ लेना है। देखिए, अक्षांशीय जो विस्तार होता है उसका प्रभाव तापमान पर पड़ता है। किसके ऊपर पड़ता है? तापमान के ऊपर। तो पहले हम पूरे विश्व पर इस प्रभाव को समझेंगे, उसके बाद हम भारत पर इसको अप्लाई करके देखेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण। ठीक है, तो पूरे विश्व पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ग्लोब है यानी कि पृथ्वी है। ठीक, यहाँ पर सनरेज है, सूर्य की किरणें हैं, ये इस प्रकार से आ रही हैं और ये जो सीधी पड़ेंगे ये 0 डिग्री पर पड़ेंगे, इक्वेटर पर पड़ेंगे सीधी। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये किरणें तिरछी होती हुई जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जहाँ पर किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जहाँ पर किरणें सीधी पड़ेंगे वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे किरणें तिरछी होती जाएंगी और जितनी ज़्यादा किरणें तिरछी होंगी टेम्परेचर उतना ही कम होगा, क्योंकि उनमें सूर्य तप कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो यहाँ से हमने एक कंक्लूजन निकाला है कि इक्वेटर से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इक्वेटर का अक्षांश कितना होता है? 0 डिग्री अक्षांश। कितना होता है मान? 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से आप ऊपर की तरफ जाएंगे 90 डिग्री अक्षांश की तरफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से हम उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, जिसके कारण तापमान कम होता जाता है। तो ये यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तापमान कम क्यों हो रहा है? तो कारण है कि विषुवत रेखा से दूर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ से बड़ी लेवल की जो एग्जाम होती है वहां पर घुमा फिरा करके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो तापमान ज्यादा होगा, तिरछी पड़ेंगी तो तापमान कम होगा। ठीक है, अब इस चीज को हमको भारत के ऊपर अप्लाई करके देखना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया भारत का मैप है, और चूंकि हम जानते हैं कि भारत के नीचे से 0 डिग्री अक्षांश जाता है और हमने एक नियत स्थिति मान ली कि सूर्य कहाँ पर है? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है। तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेंगी? 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ये किरणें तिरछी होती जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम भारत की भूमि की बात करें, हम पूरे विश्व की बात नहीं करें, हम केवल और केवल भारत की भूमि की बात कर रहे हैं। तो भारत की भूमि में सबसे ज्यादा सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही हैं? आप यहाँ पर देखोगे कि केरल और तमिलनाडु का जो इलाका है यहाँ पर लगभग लगभग सीधी किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, जबकि आप जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला इलाका देखेंगे तो यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। भारत में, भारत की भूमि की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि केरल में जो औसत दैनिक तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में औसत दैनिक तापमान कम होता है। और ये प्रभाव क्यों पड़ा है? ये अक्षांशीय विस्तार के कारण पड़ा है। तो अक्षांशीय विस्तार का पहला प्रभाव भारत के तापमान पर पड़ता है, जिसके कारण भारत के जो निचले राज्य हैं जैसे केरल और तमिलनाडु, वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले इलाके में टेम्परेचर कम होता है। कारण अभी हमने समझ लिया है, सूर्य की किरणों का तिरछा पड़ना इसका कारण है। ठीक है, तो केरल से जम्मू कश्मीर की ओर जाने पर औसत दैनिक तापमान कम होता जाता है।
जो बड़ी लेवल की एग्जाम होती है वहां पर स्टेटमेंट वाले, जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बने हैं, और एक बार नहीं कई बार बने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बड़ी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। किसकी अवधि पर? दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है और यहाँ पर ये सन है। सन की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लगभग सीधी पड़ती हैं। क्योंकि ये किरणें सीधी पड़ रही है तो किरणें पहुंचने में टाइम कम लग रहा है, और जैसे जैसे तिरछी होती जाएंगे उनको पहुंचने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किरणें जितनी ज़्यादा, जो रेज है जितनी ज़्यादा तिरछी होंगी, ठीक है, तो पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दिन की शुरुआत लेट होगी, सूर्य उदय लेट से होगा। ठीक है, और सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा। तो वहां पर जो रात की अवधि होती है वो ज्यादा होती है। रात की अवधि क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्योदय लेट हो रहा है और सूर्यास्त पहले ही होता जा रहा है। तो रात की जो अवधि है वो ज्यादा होगी, दिन की अवधि कम होगी। ठीक, ये प्रभाव क्यों पड़ा? सूर्य की किरणों के तिरछा होने के कारण। और सूर्य की किरणें तिरछी क्यों पड़ी है? पृथ्वी पर सूर्य की किरणें तिरछी क्यों पड़ती हैं? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक, तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो यहाँ पर रात की अवधि ज्यादा है, दिन की अवधि कम है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अपन बात करें, इक्वेटर की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग लगभग सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर जितना बड़ा दिन होगा और उतनी ही बड़ी क्या होगी? नाइट होगी, रात होगी। तो यहाँ पर दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है। ठीक, तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, विषुवत रेखा से दूर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता जाता है? देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर 12 घंटे का दिन हुआ इक्वेटर पर, और 12 घंटे की ही रात होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दिन छोटा होता जाएगा, रात बड़ी होती जाएगी। तो 11 घंटे का दिन हुआ, 13 घंटे की रात हो गई। जैसे आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, 10 घंटे का दिन हुआ, 14 घंटे की रात हो गई। तो विषुवत रेखा से दूर जाने पर दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पर 12 घंटा था, यहाँ पर 10 घंटा है, तो अंतर कितना आ गया? 12 और 2 घंटे का अंतर आ गया। 12 और 10 में कितने घंटे का अंतर आ गया? 2 घंटे का अंतर आ गया। तो थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो ये अंतर और बढ़ जाएगा, फिर ये 3 घंटे का अंतर हो जाएगा। ठीक है, दिन दिन की तुलना करें या डेज डेज की तुलना करें तो ये अंतर बढ़ता हुआ जाएगा। नाइट में भी ऐसा ही है। यहाँ की नाइट की तुलना करें और यहाँ की नाइट की तुलना करें ऊपर वाले अक्षांश की, तो यहाँ पर 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये अंतर थोड़ा सा बढ़ता हुआ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, विषुवत रेखा से दूर जाने पर दिन और रात की अवधि है उसका अंतर बढ़ता जाता है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। और तिरछी क्यों पड़ती हैं? क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर या अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि दिन और रात की अवधि या दिन और रात क्यों बनते हैं, किसके कारण बनते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसके कारण दिन और रात बनते हैं। लेकिन दिन और रात की अवधि में अंतर किसकी वजह से आता है? इस झुकाव के कारण आता है, 23.5 डिग्री झुकाव के कारण आता है। और ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, अब इसको हम भारत के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। ये तो पूरे विश्व की बात हो गई, ये तो यूनिवर्सल बातें हैं। अब इसी चीज़ को हम फिर से भारत पे अप्लाई करेंगे। तो हमने ये भारत का मैप ले लिया है। ठीक, और चूंकि हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश है वो भारत के नीचे से जाता है, और हमने यहीं पर सन को रख लिया है। ठीक है,
यहाँ पर सूर्य की किरणें दिखा दी हमने और जम्मू कश्मीर पर सूर्य की किरणें दिखा दी, क्योंकि सबसे ऊपरी इलाका और सबसे निचला जो इलाका है उनके बीच तुलना करेंगे तो अंतर हमको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। हालांकि हम ये तुलना राजस्थान के निचले इलाके और राजस्थान के ऊपरी इलाके में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंतर थोड़ा सा कम अपने को दिखाई देगा। तो हमने क्या कर लिया, ये जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है, केरल और जम्मू कश्मीर ले लिया। ठीक। तो केरल में वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि ये इक्वेटर के पास में है, इसलिए यहाँ पर लगभग सीधी पड़ रही है। बिल्कुल सीधी नहीं है, यहाँ पर लगभग वर्ड लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत तिरछी पड़ती हैं क्योंकि ये पूरा इक्वेटर पर स्थित नहीं है, इसलिए तिरछी तो पड़ेंगी, लेकिन लगभग लगभग सीधी ही पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, ये केरल की बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, इसलिए यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं। ठीक, टेम्परेचर कम है, तो यहाँ की जो नाइट की जो अवधि होती है वो ज़्यादा होती है, और दिन की जो अवधि होती है वो कम होती है रात की अपेक्षा। ठीक है, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर अधिक देखने को मिलेगा। दिन छोटा देखने को मिलेगा और रात बड़ी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी क्यों पड़ती हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो ये भारत पर अक्षांशीय विस्तार का दूसरा प्रभाव हुआ। अक्षांशीय विस्तार का पहला प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा था? तापमान के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक, कि केरल से जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। दूसरा जो प्रभाव है वो दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, कि केरल से जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो दिन और रात की अवधि में जो अंतर होता है वो बढ़ता जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, दो प्रभाव अभी हमने समझ लिए हैं। अब ये अंतर कितना होता है, दिन और रात की अवधि में अंतर कितना होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। कई बार क्या होता है एग्जाम में सीधे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से बन सकते हैं कि केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बीच की अवधि, दिन की अवधि में अंतर कितना होता है, तो 45 मिनट। केरल में सबसे छोटा दिन कब होगा और केरल में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो केरल में सबसे छोटा दिन जब सूर्य या तो कर्क रेखा पर हो या फिर मकर रेखा पर हो। ठीक है, तो केरल में सबसे छोटा दिन होगा जब जो सूर्य होता है वो मकर रेखा पर होता है, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से जाती है, भारत के बहुत से नीचे से जाती है। ठीक है, तो सन मान लेते हैं अपन कि ये मकर रेखा पर है। ठीक, तो इस वजह से क्या होगा, केरल में थोड़ी बहुत तिरछी किरणें पड़ेंगी। तिरछी किरणें यहाँ पर पड़ेंगी। जम्मू कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि केरल में दिन हुआ 11 घंटे का। जब इक्वेटर पर सन आया तो 12 घंटे का दिन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे कितने का, घंटे का हुआ है दिन, 11 घंटे का। ठीक, सबसे बड़ा दिन कब होगा, जब सूर्य इक्वेटर पर होगा। तब यहाँ पर हमने मान लिया कि जो दिन हुआ वो लगभग लगभग 12 घंटे का हुआ, 11 घंटे 45 मिनट का हुआ। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया है। तो ये जो अंतर हमको देखने को मिला है, ये कितना देखने को मिला है, 45 मिनट का। ठीक, तो एग्जैक्ट डेटा भी यही है। एनसीईआरटी ने यही माना है कि केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन के बीच का जो अंतर होता है वो 45 मिनट हो जाए, जबकि जम्मू कश्मीर में ये अंतर आपको 5 घंटे तक का देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दिन, मान लेते हैं कि सबसे बड़ा दिन कितने घंटे का होगा, हमने मान लिया कि 10 घंटे का होगा, और सबसे छोटा दिन कितने घंटे का होगा, सबसे छोटा दिन होगा 5 घंटे का। तो ये अंतर कितना आया, 5 ओवर्स का आया। ठीक है, तो सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में जो अंतर होता है वो 5 घंटे का होता है जम्मू कश्मीर में, जबकि केरल में ये अंतर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था यूपीएससी में भी। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और भारत पर देशांतरीय विस्तार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत पर देशांतरीय विस्तार का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, ये भारत का मैप है, और देशांतर की बात करें तो भारत की भूमि को स्पर्श करने वाला जो पहला देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और सबसे अंतिम देशांतर कौन सा है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इनका भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं।
देशांतरीय विस्तार का जो प्रभाव है वो स्थानीय समय पर पड़ता है। और हमने एक आपको याद होगा, हमने एक मानक समय रेखा देखी भी थी भारत की। तो जो 82 डिग्री है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट है, ये भारत का क्या है, मानक समय रेखा है। तो देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, समय के ऊपर है, स्थानीय समय के ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन गति करती है। यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर पूर्व है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन गति करती है, ठीक है। तो सूर्योदय सबसे पहले किधर होगा, पूर्व की तरफ होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा पहले, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो भारत भी घूमेगा उसके साथ साथ। मान लेते हैं कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आप इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगले जो राज्य हैं वो सूर्य के सामने आएंगे, ठीक, धीरे धीरे इस प्रकार से। और एक समय ऐसे आएगा कि गुजरात भी सूर्य के सामने आएगा, तो गुजरात में भी सूर्योदय हो जाएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है, गुजरात में, ठीक है। तो सूर्योदय में यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये अंतर भारत में कितना अंतर देखने को मिलता है, 2 घंटे का। भारत के सबसे पूर्वी और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु पर जो स्थानीय समय है उसमें जो अंतर आपको देखने को मिलता है वो 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का जो अंतिम पॉइंट है जहाँ से भारत का अंतिम देशांतर गुजरता है वो है किबुथु। तो किबुथु में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ठीक है। तो वहां पर गुजरात से 2 घंटे पहले, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्योदय 5 बजे हो रहा है, तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा, 7 बजे। तो ये घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा 2 वर्ष का। ये क्यों होता है, क्योंकि देशांतरीय विस्तार के कारण ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जितना जो कोई मान लेते कोई देश है जो जितने बड़े देशांतरों में फैला हुआ होगा उसमें उसके स्थानीय समय में उतना ही ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक। भारत का मानक समय कितना है, तो जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम पर मान लेते हैं कि 12 बज रहे होंगे, तो भारत में उस समय कितने बजे होंगे, 5 बजे होंगे, 5:30 बजे होंगे, ठीक है, दिन के 5:30 बजे, दोपहर बाद के 5:30 बजे, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें समझ सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये भारत में जो अंतर है ये 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये 2 घंटे का अंतर है, ठीक। इसके वजह से जो असम है, असम के लोग अपना एक मानक समय मांग मांग रहे हैं कि हमारा एक अलग से मानक समय होना चाहिए। हमारा दिन तो 5 बजे से शुरुआत हो जाती है और ऑफिस हमारे 9 बजे खुलते हैं, ठीक है। तो इस बीच हम क्या करें, क्योंकि 9 बजे तो वहाँ पर दोपहर हो जाती है लगभग लगभग। और भारत का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ तो सूर्य उदय होता ही है, लोग नहा धो करके तैयारी होते हैं 9 बजे तक। तो ये जो अंतर है, ये डिफरेंस है, ये 2 घंटे का है, ठीक है। और 2 घंटे में बहुत कुछ हो जाता है। तो इस वजह से असम के लोग अलग से अपना मानक समय मांग रहे हैं, ठीक। और वही मानक समय मांग रहे हैं जो 150 साल पहले, लगभग 150 साल पहले ब्रिटिशों ने वहां पर शुरू किया था और उसको चाय बागान समय बोला था, ठीक है। तो ये चाय बागान समय, ब्रिटिश काल में जो चाय बागान शुरू किया गया था वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे था। जैसे मान लेते हैं कि जैसे यूपी में सपोज कर मान लेते हैं कि यूपी में 1 बजा हुआ है, तो उस समय असम में कितने बजे हुए थे, 2 बजे हुए थे, क्योंकि वो 1 घंटे आगे चल रहे थे 150 साल पहले ब्रिटिशों के समय। और उसी मानक समय को ये वापस लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो इन्होंने भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा और उस प्रस्ताव को बाद में अस्वीकार कर दिया। किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि मानक समय रेखा इसी के अंडर में आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उस चीज़ को अस्वीकृत कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक देश एक समय रहेगा, ठीक है। और इसी को मुद्दा बनाते हुए 2014 में असम के सीएम ने
वोट हासिल किए थे और वो विजय भी हुए थे, जीते भी थे। ठीक है, तो वो लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें वो आपको ध्यान में रखनी है। आज के सेशन में हमने भारत के अक्षांशीय विस्तार को समझा है, भारत के देशांतरीय विस्तार को समझा है और अच्छे से समझने की यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पर देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या कुछ पढ़ा था? अक्षांशीय विस्तार की अपन बात करें तो अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? पहला तो तापमान पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? केरल से ऊपर की तरफ जाएंगे आप, जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। दिन रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं या केरल से जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगे तो दिन और रात की जो अवधि है, उसका जो अंतर है, दिन और रात की अवधि का अंतर, ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा और टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, देशांतरी विस्तार हमने समझा। देशांतरी विस्तार का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? समय के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, कोई देश जितने अधिक देशांतरों में फैला हुआ होगा, उसके स्थानीय समय में उतना ही आपको अंतर देखने को मिलेगा। और भारत में ये जो अंतर है वो कितना आपको देखने को मिलता है? 2 घंटे का अंतर। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाता है, जबकि गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद में होता है। तो ये अंतर 2 घंटे का होता है। और ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 30 डिग्री देशांतर है। ठीक है, भारत 30 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके बीच आप देखेंगे तो अंतर लगभग लगभग 30 आएगा। तो भारत बहुत चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।